पाताल लोक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाथीराम चौधरी त्यागी दुनलिया वाजपेयी जी के बारे में पता लगाने के लिए चित्रकूट पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने ग्वाला गुजर को किसी घाट पे देखा था और इसी के साथ में उसे इंस्ट्रक्शन मिले थे कि वापस से हाथीराम चौधरी अपने काम को छोड़ के दिल्ली लौट आए। लेकिन हाथीराम ये बात सोच चुका था कि उसे इस केस को सॉल्व करना ही है, इसी के कारण वो चित्रकूट में रहने के बारे में ही सोचता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि कोलकाता के अंदर डिनर करने के लिए आए थे। इस आदमी का नाम शुक्ला था जो कि अपनी वाइफ चारू से बात कर रहा था और पता चलता है कि उसकी वाइफ को अपने घर वालों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। इन दोनों के बीच में कुछ खास पड़ती नहीं थी, इसी के कारण शुक्ला जी वहाँ से उठ जाते हैं और उठ के ड्रिंक लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी देर से रो रही थी और ऊपर से कुछ कविताएं लिख रही थी। शुक्ला जी थोड़ी बहुत लाइन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सामने वाली लड़की को कविताएं सुनाने के लिए कहते हैं। पता चलता है कि ये लड़की शुक्ला जी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और उन्हें ये भी नहीं बताती कि वो क्यों रो रही है। जिसके बाद शुक्ला जी खुद ही यहाँ पे पोएट गाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये लड़की भी खुद की पोयम आगे कर देती है। इसी के साथ सीन यहाँ वाजपेयी जी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे उनके नारे लगाए जा रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन आने वाला था। वहाँ के लोग उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा माना करते थे, उनके चर्चे इतने ज्यादा थे कि यहाँ पे पूरा मैदान भरा हुआ था। इसी के साथ में उनके इंटरव्यूज भी चल रहे थे और उनका भाषण वगैरह भी चल रहा था। हाथीराम सोचता है कि वो थोड़ा आगे बढ़े और लोगों को देखे ताकि उसे कोई ना कोई लीड मिल जाए यहाँ पे, जहाँ पे सारे मीडिया वालों के लिए अलग से जगह बनाई हुई थी। हाथीराम अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो सस्पेंडेड था, इसी के कारण उसके पास खुद का आईडी प्रूफ नहीं था। तभी हाथीराम को पता चलता है कि यहाँ पे अमितोष भी आया हुआ है। तभी हाथीराम को लगता है कि शायद अमितोष उससे बात कर सकता है, लेकिन अमितोष जैसे हाथीराम को देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हाथीराम उसे पकड़ लेता है, जिसके चक्कर में इन दोनों की टक्कर हो जाती है और अमितोष का कुछ सामान नीचे गिर जाता है। हाथीराम जिसके बाद में अमितोष का आइडेंटिटी कार्ड वहीं पे ले लेता है और अमितोष नजर बचा के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन संजीव मेहरा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो पूरी की पूरी टीम को लीड कर रहा था, जहाँ पहले एक वक्त था कि जहाँ उसे रिजाइन करने के लिए बोला गया था। उसके बाद आज का वक्त है जहाँ पे वो पूरी टीम के साथ में बैठ के कन्वर्सेशन कर रहा है कि अब हमारे चैनल्स पे क्या नए नए टॉपिक्स आने चाहिए। संजीव को साफ दिख रहा था कि सारा अब उससे बिल्कुल बात नहीं करती और नए वाले इंटर्न के साथ में खुश है। इसी के कारण वो नए वाले इंटर्न से पूछता है कि तुम कोई नई लीड दो, आखिर तुम यहाँ पे इंटर्नशिप करने आए हो तो टाइम पास कर रहे हो या फिर हमारे लिए कुछ नया लाए हो। तभी सारा बात को संभालती है और कहती है कि हमें फेक न्यूज के बारे में बात करनी चाहिए। अब जैसा कि सारा को अच्छी तरीके से पता था कि संजीव मेहरा ने एक छोटी सी बात की राई का पहाड़ बना दिया है और खुद के ऊपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन का फोकस कर लिया है ताकि वो इसी चैनल के अंदर टिका रहे और खुद के सेल्फ के लिए वो कोई भी गलत काम कर सकता है। इसी के साथ हम अंसारी को देखते हैं जिसके मेंस क्लियर हो गए थे और अब वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। वहाँ पे वो दो लोगों के बीच में बैठ के इंटरव्यू देता है और जब वहाँ से वापस लौटता है तो उसे सामने वाला इंसान कहता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है भाई, इनका काम है इंटरव्यू का फीडबैक देना। अगर इन्होंने तेरी कमी नहीं निकाली तो ये आगे जाके रिपोर्ट्स क्या देंगे कि कैंडिडेट से इन्होंने इंटरव्यू कैसा लिया। इसी कारण तो ज्यादा टेंशन मत ले, क्योंकि अंसारी ने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से दिया था। इसी के साथ हम डॉली को देखते हैं जो कि घर पे काफी सारा सामान लेके आई थी सावित्री के लिए, और डॉली जब जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि सावित्री ऑलमोस्ट अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। इसी के कारण वो सावित्री की डिलीवरी के लिए कई सारे टॉवल्स वगैरह सारी प्रिपरेशन करके रखती है। जिसके बाद सीन वापस से वाजपेयी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आम जनता नहीं थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया थी। अब हाथीराम के पास में अमितोष का मीडिया वाला आईडी प्रूफ था, इसी के कारण वो मीडिया वाली टीम के अंदर बैठ जाता है और वाजपेयी जी जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके सारे आंसर्स को सुन रहा था। पता चलता है कि जल्द ही अपोजिशन वाली पार्टी की रिपोर्ट 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगी कि कितने लोग अपोजिशन के अंदर खड़े हो रहे हैं। हमें पता चलता है कि वाजपेयी के मेन जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है वो शुक्ला जी हैं, जिन्हें हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और तभी वहाँ पे एक लड़की फाइल लेके आती है जो कि शुक्ला जी के साथ हमने स्टार्टिंग के अंदर देखी थी। शुक्ला जी बातें करते करते साइड में चले जाते हैं और पता चलता है कि इस लड़की के और शुक्ला जी के बीच में कुछ तो चीज है जो कि हाथीराम जी ने नोटिस कर ली थी। उसके बाद में वाजपेयी जी अपना इंटरव्यू खत्म करके अंदर जाने लगते हैं। तभी हाथीराम पीछे पीछे आने लगता है ताकि उसे कुछ और चीजें पता चले, लेकिन बाहर खड़ा पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। तब हाथीराम कहता है कि अंदर कौन कौन है, तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अंदर सिर्फ वाजपेयी जी है और उनके पर्सनल सेक्रेटरी है शुक्ला जी। तब हाथीराम कहते हैं कि उनके साथ वो जो एक लेडीज थी मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। असल के अंदर हाथीराम उस पुलिस ऑफिसर से उस लेडी का नाम निकलवाना चाह रहा था, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर बहुत स्मार्ट था और हाथीराम को बिना नाम बताए उसे यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हाथीराम उसी लड़की का कंटिन्यूअसली पीछा करता रहता है। जहाँ तक वो लड़की जाती है वहाँ तक हाथीराम भी पीछे पीछे ऑटो के अंदर जाता रहता है। ये वही ऑटो वाला था जो कि हाथीराम फर्स्ट डे से अपने साथ लेके घूम रहा था। जहाँ पे वो लड़की उतरती है हाथीराम भी वहीं उतरता है। हालांकि वो लड़की इस समय लिफ्ट के अंदर चढ़ चुकी थी और हाथीराम बेचारा सीढ़ियों से होता हुआ उसी फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे लड़की उतरी थी। लेकिन तब हाथीराम 1-2 सेकंड के लिए मिस हो जाता है और वो लड़की सीधा कमरे के अंदर घुस जाती है। हाथीराम को लगता है कि उसके हाथ से मौका निकल गया है, लेकिन तभी पता चलता है कि शुक्ला यानी कि वाजपेयी जी का असिस्टेंट सीधा लिफ्ट से बाहर निकलता है और हाथीराम उसी जगह रुक जाता है क्योंकि उसी को यही सारी चीजें तो पता करनी थी। शुक्ला जी एक रूम के अंदर घुसता है और हाथीराम को वो रूम के बारे में पता चल जाता है कि इस समय वो लड़की किस रूम के अंदर घुसी है, लेकिन उस लड़की का नाम अभी भी हाथीराम को याद नहीं आता। इसी के कारण वो चेक इन करने के लिए नीचे जाता है और डायरी के अंदर चेक करता है कि यहाँ पे आने वाले लोगों का नाम क्या क्या है। तो उसे चेक इन के अंदर नाम पता चलता है कि इस लड़की का नाम और कोई नहीं बल्कि चंदा है। अब गाइस इसी के साथ में हमें पास्ट की फ्लैशबैक्स
दिखाए जाते हैं जहाँ पे चंदा वो लड़की थी जो कि तोप सिंह की मामा के साथ रहा करती थी। यानी कि इस बारे में अंसारी ने भी कहा था। इसी के साथ में फोन के अंदर काफी सारी पिक्चर्स भी मिली थी। तब जाके एक एक सीन क्लियर होता जाता है और हाथीराम को पता चल जाता है कि ये तो तोप सिंह वाली लड़की है चंदा। हम यहाँ पे उसका रिलेशन तोप सिंह के साथ में भी देखते हैं। तोप सिंह चंदा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन सेम टाइम पे सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि चंदा सिर्फ तोप सिंह के साथ नहीं बल्कि शुक्ला जी के साथ में भी रिलेशन बना के रखती है। हाथीराम बस वेट कर रहा था कि कैसे शुक्ला यहाँ से बाहर निकले और वो सीधा चंदा के पास में पहुंच जाए। चंदा को लगा था कि इस समय शुक्ला जी वापस आए होंगे अपना फोन लेने के लिए, लेकिन दरवाजा खुलने पे और कोई नहीं बल्कि हाथीराम जी खड़े थे। वो सीधा अंदर आते जाते हैं। चंदा चिल्लाती है कि देखो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी और पुलिस वालों को बुला लूंगी। हाथीराम कहते हैं कि मैं खुद पुलिस वाला हूँ, बताओ अब कौन आने वाला है। चंदा कहती है कि देखो मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। हाथीराम कहता है कि मैं पहले से सस्पेंड हूँ, अब बता तू क्या करेगी, बता आखिर तू शुक्ला जी के साथ में क्या कर रही थी और तेरा तोप सिंह के मामा के साथ में क्या कनेक्शन है। ये लड़की बताती है कि देखो मेरा किसी के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तुम फालतू की झूठी बातें कर रहे हो। हाथीराम कहता है कि देख मेरे पास में सारे के सारे एविडेंस है, अगर तूने कुछ भी नहीं बताया तो मैं अभी के भी शुक्ला जी को बुला लूंगा। तो ये चंदा कहती है कि हाँ बुलाओ ना, शुक्ला जी को बुलाओ, मैं कौन सी डरती हूँ। तो हाथीराम कहता है शुक्ला जी को बुला तो लेंगे, लेकिन अगर मैंने बता दिया कि तू तोप सिंह के साथ में भी थी, उसके मामा के साथ में भी और अभी के अभी तो शुक्ला जी के साथ में भी है, तो सोच तेरे साथ में क्या होगा। अब चंदा बेबस हो गई थी, उसे लगता है कि अब वो पकड़ी गई है। इसी के कारण वो बैठ जाती है और सब कुछ बताना शुरू करती है कि आखिर कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। चंदा तोप सिंह के मामा के यहाँ अकाउंटेंट का काम किया करती थी, लेकिन चंदा का मामा उसके ऊपर बुरी नजरें डाला करता था। तोप सिंह के मामा को अच्छी तरीके से पता था कि चंदा को पैसों की जरूरत है, इसी के कारण वो चंदा का इस्तेमाल किया करता था। जिसके बाद में हाथीराम तोप सिंह के बारे में पूछता है कि तोप सिंह का तेरे से क्या लेना देना था। तो चंदा बोलती कि बिल्कुल पागल लड़का था वो, एकदम पागल। सीन पास्ट के अंदर जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि चंदा इस समय तोप सिंह के घर पे काम नहीं कर रही थी बल्कि कैलकाटा के अंदर आई हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर करने के लिए। और उसी समय तोप सिंह का कॉल आ जाता है। तोप सिंह पंजाब से सीधा कलकत्ता आ जाता है चंदा के घर वालों से बात करने के लिए और चंदा को कहता है कि मैं आज के आज तेरे बाप से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तू मुझसे शादी नहीं कर रही है। तोप सिंह उन्हीं के घर के बाहर आके बहुत हंगामा करता है। चंदा बुरी तरीके से डर गई थी क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ बाहर आई हुई थी और तोप सिंह इतना ज्यादा नाटक कर रहा था जिसकी हद नहीं थी। यही वो मूवमेंट था जब शुक्ला जी और चंदा की मुलाकात होती है। चंदा बताती है कि मुझे उस समय ये नहीं पता था कि वो एक इतने बड़े आदमी है, मैं तो उनसे एक पोइट की तरह मिली थी और मुझे बाद में पता चला कि वो वाजपेयी जी के लिए काम करते हैं, इतने बड़े आदमी के लिए काम करते हैं। जिसके बाद हाथीराम पूछता है कि बता फिर आखिर तूने तोप सिंह का पत्ता कैसे साफ किया। तब चंदा बताती है कि मैंने बस उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तोप सिंह चंदा की जिंदगी से हमेशा दूर हो जाएगा अगर वो उसे बस एक काम के लिए तैयार कर ले। चंदा ने तोप सिंह को मनाया था वही काम करने के लिए। हाथीराम कहता है कैसा काम। तो चंदा कहती है कि तोप सिंह को बस 3 लोगों के साथ में 3-4 दिन घूमना था और उसके बाद में शायद तोप सिंह उसे कभी परेशान नहीं करता, ऐसा शुक्ला जी ने उसे कहा था। जिसके बाद में चंदा कहती है कि साहब मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती हूँ और खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। चंदा चाहती थी कि वो हाथीराम को सिड्यूस करे और कहीं ना कहीं उसका मन बदल ले उसके साथ में रिलेशन बना के, लेकिन हाथीराम जी को समझ में आ गया था कि ये लड़की एक नंबर की झूठी है और उसने अब तक जो भी बोला होगा वो सब कुछ झूठ ही बोला होगा। जिसके बाद में वो उस होटल से बाहर आता है और उसके बाद में सीधा अंसारी को कॉल लगाता है और अंसारी को कहता है कि देख बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ पूछना मत, लेकिन अपने बंदे को कॉल लगा और उससे एक आदमी की डिटेल्स निकलवा। जब अंसारी पूछता है किसकी डिटेल्स निकलवानी है तो हाथीराम कहता है डीएसपी भगत सिंह की कॉल डिटेल्स निकलवानी है। तो अंसारी कहता है आपने मुझे पागल समझ के रखा है क्या, उस आदमी को मैं क्या जवाब दूंगा, डीएसपी का लेवल आपको पता है। तब हाथीराम कहता है कि हाँ यार मुझे ये बात समझनी चाहिए थी, तू उनके बारे में पता नहीं लगा सकता और अगर किसी को भनक भी लग गई तो सीधा तेरी नौकरी चली जाएगी, चल तू छोड़, इस बात को बिल्कुल भूल जा, मैंने तुझे कोई काम नहीं बताया। असल के अंदर हाथीराम के पास में एक थ्योरी थी लेकिन अभी तक भी उसने अंसारी को ये नहीं बताई थी। इसी के साथ हम संजीव मेहरा को देखते हैं जो कि अपने घर पे लौट चुका था और ड्रिंक ले रहा था और तेज म्यूजिक बजा रहा था। तभी डॉली अंदर आती है और संजीव मेहरा को कहती है कि प्लीज शोर मत करो, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद वो संजीव को लेके आती है और सावित्री को दिखाती है कि कैसे सावित्री ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है और वो बहुत ज्यादा क्यूट है और इन सब में मदद डॉली ने करी है। जैसे जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे वैसे डॉली ने उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और सावित्री की डिलीवरी में हेल्प करी। संजीव इन चीजों को देख के डॉली पे बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन डॉली संजीव को अंदर कमरे में छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि सावित्री शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। इसी के साथ सीन हाथीराम की वाइफ के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि हाथीराम को कॉल करके कहती है कि मुझे आपकी याद आ रही है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है, आप ठीक तो हो ना, आप जहाँ पर भी हो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तब हाथीराम बताता है कि तू मेरी टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी समय हाथीराम के कमरे के अंदर एक पेपर आता है और जिसने भी वो पेपर छोड़ा था वहाँ से भाग जाता है। हाथीराम तभी फोन काटता है, गन उठाता है, पेपर खोल के देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और उस आदमी का पीछा करने के लिए निकल जाता है। नीचे जाके पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अमितोष था। लेकिन अमितोष आखिर ऐसे चोरी छुपे पेपर क्यों डाल के गया। तो हाथीराम पूछता है कि बता भाई इस पेपर के अंदर लिखा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब अमितोष बताता है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जो कि वाजपेयी के अपोजिशन के अंदर खड़े होने वाले हैं, तो अब इससे क्या लेना देना। तब अमितोष बताता है कि इसके अंदर ग्वाला गुजर का नाम लिखा है। तो हाथीराम पूछता है कि ग्वाला गुजर, लेकिन ये और वाजपेयी तो दोनों एक थे, आखिर ग्वाला गुजर इलेक्शन में कैसे खड़ा हुआ। तब अमितोष कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, आज तक पूरे बुंदेलखंड का वोट बैंक सारा का सारा दुनलिया ने संभाल रखा था। वो वाजपेयी को पीठ पीछे सपोर्ट किया करता था, जिसके बदले में वाजपेयी दुनलिया को बड़े बड़े से टेंडर दिलवाया करता था और हवाले का पैसा ग्वाला गुजर एज अ कट वाजपेयी को पहुंचा दिया करता था। काम एकदम परफेक्ट चला करता था। दुनलिया अगर एक के ऊपर भी उंगली उठा देता था तो
तो 100 के 100 लोग वाजपेयी को आराम से वोट कर सकते थे और दुनलिया तो कभी भी इलेक्शन के अंदर आना ही नहीं चाहता था। तो आखिर ग्वाला गुजर का नाम कैसे डला हुआ है, ये चीज अमितोष को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और ये चीज वो हाथीराम को बताने के लिए आया था। वो ये भी कहता है कि हमेशा चोर पुलिस से नहीं भागता है, बल्कि कई बार सच बोलने वाले लोग भी भाग जाते हैं। तब हाथीराम पूछता है कि आखिर तुम्हारे न्यूज चैनल के ऊपर उस दिन पत्थर कैसे गिरे थे, क्या हुआ था? तब अमितोष बताता है कि वाजपेयी जी की टीम जितनी अच्छी तरीके से खुद को दिखाती है वो उतनी ही ज्यादा मैली है। वाजपेयी इतना बुरा आदमी है जिसकी हद नहीं है। वो जब भी दलितों के पास में जाता है वोट वगैरह मांगने के लिए तो गंगा जल की पूरी जीप भर के लेके जाता है। अगर कभी भी दलितों के घर पे खाना खा लेता तो उसके बाद में जीप से खुद को नहलाता धुलाता पूरे घर को साफ करवाता था। बस एक दिन उसने यही न्यूज छाप दी अखबार के अंदर, जिसके बाद तो वाजपेयी के लोगों ने अमितोष के पूरे न्यूज चैनल को तोड़ दिया। साथ में ये भी बोला कि अगली बार वाजपेयी जी की रैली को ढंग से कवर नहीं किया तो वो पैर भी तोड़ देगा। तो अमितोष तो बेचारा पहले ही डरता था क्योंकि उसे इसी शहर के अंदर रहना था। अब घर आके हाथीराम अपने सारे लिंक्स को जोड़ने लगता है कि कैसे तोप सिंह के बाद में चंदा के साथ में रहने वाला शुक्ला जी और शुक्ला जी के ऊपर काम करने वाला वाजपेयी, दूसरा आता है दुनलिया। चंदा ने कहा था कि अगर वो त्यागी के साथ में घूमेगा तो उसके बाद से वो उसे कभी तंग नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? जिसके बाद में हाथीराम अपने नोटपैड के अंदर सारे के सारे नाम को काट देता है और उसके बाद में मास्टर जी के ऊपर फोकस करने लगता है। उसे पुरानी चीजें याद आती है कि कैसे सारा ने बताया था कि वाजपेयी का जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लान है। इसी के साथ में जब वो मीटिंग के अंदर गया था जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे बताया गया था कि दुनलिया आज मीटिंग के अंदर नहीं आया है। इसी के साथ में कबीर ने बोला था कि त्यागी को मास्टर जी से बात करनी है, लेकिन किसी ने मास्टर जी से बात नहीं कराई। इसी के साथ में ग्वाला गुजर गंगा घाट पे गया था जहाँ पे वो किसी का अंतिम संस्कार कर रहा था। हाथीराम की उसी समय बत्ती जल जाती है और उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसी के कारण सीधा वो उसी ऑटो वाले को कॉल लगाता है और कहता है कि यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के सारे लेखे जो के रखे जाते हैं वो कहाँ पर है, और अभी के अभी ऑटो लेके पहुंच। बेचारा वो ऑटो वाला रात के अंदर ही हाथीराम को पिक करने के लिए आता है। अब अंसारी हालांकि हाथीराम से गुस्सा था, लेकिन फिर भी अंसारी ने अपने रिस्क के ऊपर डीएसपी भगत सिंह की सारी कॉल डिटेल्स निकाल ली और उसके बाद में अंसारी को कुछ कॉल डिटेल्स के अंदर शक होता है। इसी के कारण वो थाने जाता है पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए। दूसरी तरफ हाथीराम ऑटो वाले के साथ में घाट की तरफ पहुंच जाता है जहाँ पे लोगों के अंतिम संस्कार की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। हाथीराम चोरी छुपे अंदर जाता है, दरवाजा तोड़ता है। इसी के साथ में अंसारी भी थाने जाता है और फाइलों को चेक करता है। हाथीराम को इधर पता चलता है कि कैसे ग्वाला गुजर ने किसी एक आदमी का अंतिम संस्कार किया है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद दुनलिया है, यानी कि उसका बड़ा भाई मास्टर जी। इसी के साथ में अंसारी को जो डीएसपी की कॉल लॉग्स मिले थे उसके अंदर पता चलता है कि भगत सिंह के कॉल और किसी से नहीं बल्कि तोप सिंह के येलो फोन से मैच कर रहे थे। हाथीराम को उसी कमरे के अंदर कोई देख लेता है, लेकिन हाथीराम उसे फाइट करता हुआ सीधा वहाँ से बाहर निकलता है। तभी उसके पास में अंसारी का कॉल आता है और अंसारी बोलता है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था, डीएसपी के मैंने कॉल लॉग्स निकाले जो कि येलो फोन से बिल्कुल मैच कर रहे थे। इसका मतलब था कि डीएसपी पहले से इन चारों से बात कर रहा था और ये सारी प्लानिंग पहले से हो रखी थी। तब हाथीराम कहता है कि ये सब कुछ किसी और को टारगेट करने के लिए रखा गया था, ये सारा सेटअप पहले से बन रखा था। तू एक काम कर, भगत सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स को निकाल के रख, मैं बस जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंच रहा हूँ और मुझे एक बहुत ही बड़ी चीज के बारे में पता चला है, टारगेट कोई और है। जैसे ही हाथीराम उस ऑटो के अंदर बैठता है तो बेचारा ऑटो वाला उसे पलट के देखता है। हाथीराम को कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। ये वही दो लोग थे जो कि स्टार्टिंग से हमें ग्वाला गुजर के साथ में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। वो दोनों ही लोग हाथीराम से उसका फोन ले लेते हैं, उसके सर पे बंदूक रख देते हैं और कुछ ही देर के अंदर ऑटो वाले को शूट कर देते हैं। इधर बेचारा अंसारी चिल्ला ही रहा था कि सर क्या हुआ आपको, आप कहाँ पर है, आप ठीक तो है ना। और इसी के साथ में जैसे हाथीराम पकड़ा जाता है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से पाताल लोक के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।